वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए जिनका एग्जामिनेशंस 2026 मतलब कुछ ही दिनों बाद होने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ, वो भी मैथमेटिक्स का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और जहां भी अगर आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जो कि बहुत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आपको पहले से भी अच्छे तरीके से आता भी होगा, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा बच्चा। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 438 और 606 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है, ये जो 438 है इसमें से आपको 6 को माइनस करना है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 432, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है 606 में से भी 6 को आपको माइनस करने हैं, तो बचेगा 600, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब HCF निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब HCF 432 और यहाँ पे आपको निकालना होगा 600 का जितना भी होगा आपको गुणनखंड विधि से निकाल लेने। कैसे, तो आपको यहाँ पे ऐसे करके 432 को इस तरीके से और 600 को कुछ इस तरीके से आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे 2 से अगर लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 216, फिर यहाँ पे 2 से लगाते हैं तो 108, फिर यहाँ पे 2 से लगाते हैं 54, फिर यहाँ पे 2 से लगाते हैं 27, यहाँ पे 3 से लगाएंगे 9, और फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे 3, इस तरीके से। यहाँ पे 2 से लगाते हैं तो हो जाएगा 300, फिर यहाँ पे 2 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 150, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे 75 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 30 लगाएंगे तो 25 या 75 हो जाएगा, फिर 5 से लग जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा बच्चा, इसका प्राइम रेंज करो, ठीक है, मतलब घात निकालना होगा। जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 पावर क्या बनेगा 4, ठीक है। और 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 कितना बार है 1 2 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ इसका 432। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे, इसी को मैं बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको ध्यान देना है, ठीक है, जो कि 432 के लिए है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप निकालते हैं 600 का, तो 600 का क्या निकल का आएगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 2 पावर हो जाएगा 3 और 3 एक ही बार होगा और गुण्य हो जाएगा 5 की पावर 2। जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, HCF निकालने की अगर हम लोग बातें करते हैं तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, जो सब में हो और सबसे कम घात हो। तो यहाँ पे दोनों में 2 पावर 4 और 2 पावर 3 है, तो सबसे कम घात क्या है 2 पावर 3 वाला। तो यहाँ पे लिखो 2 पावर 3, इधर नहीं दिखाई दे रहा है, इधर रख चलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पावर हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे 3 यहाँ भी है, दोनों में इधर भी मैच करे इधर भी मैच करे, लेकिन सबसे कम क्या है यही 3 है, सब में मैच करना चाहिए। तो 2 पावर यहाँ पे 3 मतलब 8 और गुण्य हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ पहला का जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 24। तो 24 ही ऐसा नंबर है जिसको भाग देंगे ना तो 6 हमेशा रिमाइंडर बच जाएगा। अगला प्रश्न की अगर बात करें बच्चा, प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 बोला कि यहाँ पे 5y² माइनस 3y माइनस 6 के शून्यकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शून्यक अगर निकालना है तो यहाँ पे देख लो, इसको सीधा फैक्टराइज करना है। 5y का क्यूब दिया हुआ है, सॉरी स्क्वायर, माइनस, तो यहाँ पे इसको इससे अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा 6 5 30। तो आप यहाँ पे लेके चलो 15y और प्लस में यहाँ पे 2y है ना, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, अब माइनस 15 2 करेंगे 13 आ जाएगा, माइनस 6। अगर इसका जीरोज पता करना होगा तो इस पॉलिनोमियल के जो फंक्शंस कर रहा है बच्चा, इसको आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा जो भैया ये जो पॉलिनोमियल्स है इस तरीके से जो फंक्शंस कर रहा है ये इसके बराबर में 0 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। माना कि यहाँ पे मानना पड़ता है, जब माना कि पॉलिनोमियल्स x बराबर में क्या है 0 है, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। अब इसी तरफ से हम इसको लिख देते हैं, ऐसे करके लिखे, इसमें मान के चलिए 5 अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं 5y तो कितना बचेगा y माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ पे y माइनस 3, ठीक है। ये दोनों सेम है तो एक के यहाँ पे लिखाएगा और यहाँ पे 5y और प्लस 2 एगो ऐसे लिखाएगा। अब बराबर में आप चाहो तो जीरोज लेके इसके पता कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना कम जगह है, आप यहाँ पे देख सकते हो
एक हो जाएगा आपका y पावर y माइनस 3 है। अगर बराबर में अगर मान के चलो अगर यहाँ पे आप 0 रखते हो बच्चा तो यहाँ पे क्या बनेगा y इक्वल टू 3 बनेगा। अब यहाँ पे अगर आते हैं 5y प्लस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ पे y बराबर में क्या बनेगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2y कितना हो जाएगा 5 होगा। तो इस तरीके से ये इसका हो जाएगा आपका शून्यक हो जाएगा, मतलब आपको गुणनखंड करके निकाल लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख पा रहे हैं, हाँ बस मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है। यहाँ पे ज्यादा क्लियर कट में स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे बनेगा, ठीक है ना, तभी तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकता हूँ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अब बोला यहाँ पे द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के शून्य तथा गुणनफल के बीच के संबंध की जांच करें। तो यहाँ पे बच्चा अभी क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक ना। तो अगर इसको फैक्टराइज अगर करते हैं तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस लिखा हुआ है 20, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका फैक्टराइज करते हैं तो ये तो 20 ये रहेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा 5x अब प्लस में हो जाएगा 4x होगा ना। इसको इससे गुना करना पड़ता है तो मालूम है 5 और 4 हो जाएगा 9 और 5 चौका हो जाएगा 20, ये वाली चीज तो आइए जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। शून्य पता करना है उसके हिसाब से, तो यहाँ बराबर में 0 लेके मान के चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो माना कि ये जो पॉलिनोमियल्स जो बहुपद की बात कर रहे हैं ये बराबर हो रहा है 0, तभी इसके बराबर में 0 लिखना पड़ेगा, अपने मन से 0 मत लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे x फिर x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 फिर x प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों बराबर है ना, एक हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0 और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 4 बराबर में 0। तो एक जो शून्यक होगा वो -4 हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो भी क्या होगा -5 हो जाएगा, मतलब दोनों निगेटिव है। तो मान के चलो एगो हो जाएगा अल्फा, इसको तुम क्या मान सकते हो, ये अल्फा हुआ, ठीक है ना। तो इसको मान के चलो ये तुम्हारा अल्फा ही है, तो अल्फा के वैल्यू अगर मान के चलो -5 है, इसको मान लिया, और यहाँ पे बीटा का वैल्यू अगर मान लो -4 है, तो बोला गया यहाँ पे आपको जो है ना इस शून्यकों के गुणन के बीच में संबंध को स्थापित करना है, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, एगो होता है ना शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। इससे पहले आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और जैसे कि मालूम है यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा 9 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। ये आपको लिख लेना है, शून्यक जिसमें तरीके से बात करें, गुणांक जो दिया गया इस तरीके से आपको लिख लेना है, गुणांक जिसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। पहले इसको लिख लेना है, फैक्टराइज कर लेना है, एक अल्फा एक बीटा दोनों में से किसी एक को मान लेना है। अब यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा हमने कितना माना -5, तो -5 प्लस बीटा, बीटा कितना है -4 है। अब यहाँ माइनस लगेगा b, तो b कितना है 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, a कितना है 1। तो यहाँ भी अगर हम लोग हिसाबबारी करते हैं -5 प्लस माइनस में चला जाएगा तो -9 और उधर भी -9। तो ये तो शून्य का आपका जांच हो गया, शून्यकों का योगफल ही होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ऐसे भी बोल सकते हैं। और दूसरा की अगर बात करें तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं c/a कहते हैं, है ना। तो c कितना है आपका, c तो ये हो गया ना 20, तो यहाँ पे 20 रखो, और a कितना है आपका 1। तो अब यहाँ पे अल्फा कितना हमने माना भैया -5, तो -5 गुने -5 तो होबे करेगा, गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो -5 और यहाँ पे -4 दोनों माइनस सेम है, इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, दोनों बराबर हो जाएगा। आप ऐसे बनाते हो, आगे भी बनाते रहना, क्वेश्चंस आपका आएगा ही आएगा इस तरह के क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं ना बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चंस तो नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चंस क्या सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर बात करें अगला क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस नंबर जो भी होगा, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इतना बड़ा में अगर बना दें तो क्या आप लोग को लग रहा है सही तरीके से दिख पाएंगे, x - y, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को अगर बनाते हैं, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है हल करना है, ठीक है ना। तो आपके पास जो इक्वेशन दिया गया समीकरण x - y बराबर में 3 दिया हुआ है,
और दूसरा दिया यहाँ पे जो x/3 प्लस में दिया हुआ है y/2 इक्वल टू 6। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, ठीक है ना, या तो प्रतिस्थापन विधि जो भी आपको बनाना है या लुप्तीकरण से बना सकते हो। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसको लुप्तीकरण विधि से बनाता हूं तो मान के चलिए इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 से, तो देखते हैं क्या होने वाला है। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एक ही रखेंगे। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x/2 माइनस y/2 इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये एज इट वैसे ही रहेगा, x/3 प्लस में y/2 इक्वल टू यहाँ पे 6। यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ना है। ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है, बाकी बच्चों आपको अच्छे तरीके से मालूम है, यहाँ पे हम लुप्तीकरण विधि से बना रहे हैं। बाकी बाद अपना अपना तरीके प्रतिस्थापन विधि भी बना सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आया है आपके पास x/2 माइनस y/2 इक्वल टू यहाँ पे 3/2 है, और यहाँ पे x/3 प्लस में y/2 बराबर में 6 है। अगर मैं इसको जोड़ दूं दोनों समीकरण को, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ के आप ऐसे लिखो x/2 प्लस में यहाँ पे x/3। अब इसको जोड़ लो, यहाँ पे 3/2 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 6, नीचे 1 लगा दो, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 3 यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो इस तरीके से, और यहाँ पे 2 एलसीएम है तो 2 हो जाएगा 3 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये तो आपको सिंपल तरीके से मालूम है ये है। अब यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ 5x हो जाएगा बट्टे में 6 इक्वल टू 12 और 3 15 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 2। चाहो तो इसको यहाँ से कटा सकते हो, लेकिन ध्यान दे ऐसे नहीं करते हम लोग। 15 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, तो इसको इससे कट कर लेते हैं तो x का वैल्यू आई थिंक 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू अगर 9 आ चुका है तो अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू 9 आ चुका है तो यहाँ पे आपका ये पहला जो समीकरण दिख रहा है यहाँ पे जो x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो अब यहाँ पे x का वैल्यू 9 रखो। ठीक है, 9 ही है ना, तो 9 रखो, माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, अब माइनस वाई इक्वल टू 3 और प्लस में है तो इधर आ जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू -6 कैंसिल आउट, तो y का वैल्यू हो जाएगा बच्चा 6। ठीक है, y का 6 आ जाएगा और यहाँ पे x का 9 आ जाएगा। इसको लुप्तीकरण विधि से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस तो आपको पहले से ही मालूम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ बोला गया द्विघात समीकरण जो दिया गया है 16x² माइनस 8x प्लस 1 0 की मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना, जो किस प्रकार का ये होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग इसको बना देते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले बात यहाँ लिखो, a कितना होगा, ये हो जाएगा 16, b कितना हो जाएगा -8 और c कितना हो जाएगा 1। अगर हम लोग इसका विवेचक अगर निकालते हैं, मतलब b² माइनस 4ac के फॉर्मूला पे बनाएंगे हम लोग b, तो b कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा -4a, a कितना है, तो a हो गया 16 और c कितना है 1, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 64, 16 चौका 64, यहाँ पे यही हो गया। तो यहाँ पे d जो आ रहा है बच्चा वो हो जा रहा है 0। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर मूल क्या होगा, वास्तविक तो होबे करेगा, वास्तविक और क्या होगा बच्चा, समान होगा। ठीक है ना, क्या होगा, समान होगा, जो कि आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम है इसका, है कि नहीं, तो क्योंकि दोनों बराबर में है। ठीक है, ये इसका जवाब होगा। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बस आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस पे थोड़ा ध्यान से देखें। अगला प्रश्न बोला गया है बच्चा, जो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे यहाँ पे दिया गया। ठीक है ना, दूसरा और तीसरा यहाँ पे दिया गया है। तो जब दिया गया है तो इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो आराम से जो है ना, इसको हम लोग एपी के जो फॉर्मूले हैं उस पर आराम से निकाल सकते हैं। चलो पहली बात, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमको सम निकालना है 51। ठीक है, ये कितना होगा, लेकिन आपको जो दिया हुआ है, ठीक है ना, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से देखो, लिखा हुआ यहाँ पे है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिया हुआ है। तो मान के चलो यहाँ पे अगर दूसरा दिया हुआ है A2 बराबर में कितना दिया हुआ भैया
A2 दिया हुआ है 14 और A अगर बात करें तीसरा, तो तीसरा जो दिया गया वो दिया गया 18, ऐसे दिया हुआ है। अब इससे जो है ना आपको पहले A और D निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस, अब A2 की बात करें तो A प्लस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कितना A2, तो सीधा AD इक्वल्स टू 14 लिख सकते हैं। अब A थर्ड है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना A प्लस 2D, ऐसे करके घट जाता है, मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा के ही यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2D, मतलब यहाँ पे दूसरा पूछ रहा था सिर्फ डी होगा और तीसरा पूछ रहा था घट के यहाँ पे दूसरा लिखाएगा। अब बराबर में कितना लिखाएगा 18। अब इस समीकरण को हम घटा लेते हैं, ठीक है, लुप्तीकरण से ही ये दो को समीकरण निकला है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जब जैसे ही घटाएंगे प्लस में ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, ये भी माइनस में चला जाएगा, तो ये -2D में से D चला गया तो -D, और -18 में से अगर बात करें 14 गया तो -4, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो D का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। अब मुझे निकालना है यहाँ पे A का वैल्यू। अगर A का वैल्यू निकालना है तो क्या करो बच्चा, अब यहाँ पे क्या करो, A अब प्लस में D, अब बराबर में 14 दिया गया है ना, तो A का ये रहने दो, अब प्लस D की जगह पे 4 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 14, तो A के बराबर में हो जाएगा 10। A कितना निकल का आ जाएगा 10। तो देखो बच्चा आपको हम यहाँ पे D भी निकाल दिए और A भी निकाल दिए। आपको बस इतना करना है, इसका अगर आपको निकालना है 51 वाला टर्म S51, तो यहाँ पे n के जगह पे 51/2, फिर यहाँ पे 2a निकाले 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n का मतलब 51 बोला गया है तो 51 ही रहेगा, और d कितना निकाले हैं यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना और जितना भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ जा पा रहे हैं पूरे तरीके से। अगर ज्यादा समझाने के प्रश्न बहुत सारे क्वेश्चंस है तो उतना डिटेल में नहीं, फिर भी बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे मैंने बता दिया इसको ऐसे बनाना है, और इस टाइप का क्वेश्चंस आपका आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन बोला यहाँ पे, यदि 4/5, ठीक है ना, यदि 4/5 कॉमा में दिया हुआ k और 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद हैं तो k का मान ज्ञात क्या होगा। जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, अगर ये समानांतर श्रेणी में अगर होता है तो उसका जो सार्व अंतर होता है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो d होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर चलो, अगर मान के चलते हैं ये A1, ठीक है, इसको मान के चलते 4/5 है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं A2, तो A2 जो है ना वो k है, और A3 की अगर बात करें तो मान के चलते हैं 2 है। अब यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं A2 माइनस A1, ऐसे भी हो सकता है, और A3 में से A2 भी हम लोग ऐसे करके माइनस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा k, माइनस A1 कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब A3 कितना हो जाएगा 2, और माइनस A2 की अगर बात करें तो हो जाएगा k। ठीक है, अभी माइनस के इधर k है प्लस में, तो इधर से माइनस में इधर चला गया तो क्या बचेगा 2k। अब यहाँ पे 2 और ये -4/5 है, उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा प्लस में 4/5। इसको सॉल्व किया जाए तो 5 दूना 10 और 4 हो जाएगा 14/5, और यहाँ हो जाएगा 2k, होगा ना। अब यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो 5 दूना 10, तो 10k इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पे k का वैल्यू हो जाएगा 14/10, कैंसिल आउट कर लो 7, यहाँ हो जाएगा 5, तो k का जो बच्चा वैल्यू है मेरा आया है 7/5। ठीक है, ऐसे करके निकालना है, क्योंकि ये इसमें से ये भी माइनस हो सकता है और ये भी माइनस हो सकता है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको इसके माइनस करके दिखा दिया यहाँ पे, और एक बार इसको इससे कर दिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर होता है हमेशा बराबर होता है। चलो ज्यादा यहाँ पे अगला प्रश्न की अगर बात करें तो बोला कि यहाँ पे कॉसेक ए बराबर में यहाँ पे लिखा हुआ है 4/3 है। ठीक है, तो कॉसेक की अगर बात करें बच्चा, कॉसेक ए जो कि 4/3 बोला गया है, तो कॉसेक अगर बात करें तो ये होता है साइन का। ठीक है ना, साइन मतलब p/h, तो यहाँ हो जाएगा h बाई क्या हो जाएगा p/h, तो यहाँ पे हो जाएगा h/p। ये तो ठीक है, इसमें से मुझे बेस निकालना होगा पहली बात। ठीक है ना, अगर बेस निकालते हैं तो रूट कवर h² और माइनस में क्या करना पड़ेगा p²। ठीक है, तो h मतलब 4 हाइपोटेनियस हो जाएगा, p मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यही ना होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस में से अगर हम लोग कॉसेक की अगर बात करें तो कॉसेक यहाँ पे हम लोग यही निकालेंगे h/p।
ठीक है, cosec है, h बाई पी की बात चल रहा है, तो यहाँ पे यही होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा 7, मतलब बेस जो होगा वो हो जाएगा √7। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया निकालना है cos a का, तो cos a अगर बात करें तो होता है b/h, तो आपने भैया बेस कितना निकाला √7, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 और h तो ऑलरेडी दिया गया है वो है 4। चलो ठीक है, अब tan a की अगर बात कर रहे हैं तो tan a का मतलब होता है p/b, तो p मतलब परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और b यहाँ पे निकाले हैं। यहाँ पे आप चाहो तो परमीकरण कर सकते हो, ठीक है, तो ये रहा इसका जवाब। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस खासकर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला अगर याद नहीं है बच्चा तो नहीं बनने वाला, इसीलिए फॉर्मूला याद कर लेना। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया, जो कि बहुत ही आसान है, तो बोला गया सिद्ध करना यहाँ पे इसके बराबर ए होगा। अगर हम लोग सेक स्क्वायर के अगर बराबर में अगर चलते भैया, तो सेक स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर में चल जाएगा? देखो सेक स्क्वायर -1 बोला गया, सेक स्क्वायर अब -1 जो होता है वो tan स्क्वायर के बराबर में होता है ना, तो यहाँ पर tan स्क्वायर लिख लो, ठीक है, ए है तो ए की बात चलते हैं। अच्छा इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 1 माइनस अगर बात करें तो कॉसेक स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर जो होगा माइनस यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे ऐसे लिखा तो यहाँ पे क्या कर दो tan स्क्वायर ए, अच्छा इनटू, और ये माइनस है तो माइनस कॉट स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है? माइनस tan स्क्वायर का ही होता है। तो अगर इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो 1, तो -1 बराबर में -1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे, ये तो समझ में आ रही, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन पे चलते भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, चलो ठीक है, यहां बोला यहाँ पे इंग्लिश, यदि ए और बी अगर न्यून कौन है, दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो बोला गया ए और बी यहाँ पर अगर न्यून कौन हो तो साइन ए और कॉस बी, तो सिद्ध करना है यहाँ पे ए प्लस बी बराबर में क्या होना चाहिए 90। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करें तो जैसे साइन ए बराबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस बी, इसको एज इट वैसे रहने दो, ठीक है ना, साइन ए ही रहने दो। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन जो होगा यहाँ पे 90 और ये थीटा किसके बारे में बता रहे, बी के बारे में, तो 90 माइनस यहाँ पे क्या कर दो बी, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो पूरा होता है ना उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे साइन, अच्छा अब इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा ए बराबर में 90 माइनस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए और ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 90, हो गया आपका सिद्ध, ठीक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मैं यहाँ पे समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में आप लोग अच्छे ढंग से लिखिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पूछा एक न्यून कोण होना चाहिए, तो ये दोनों एंगल मिला के न्यून कोण बना रहा है। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया यहाँ पे बिंदु अगर दिया गया -3,5 और 4,-9 को जोड़ने वाली रेखाखंड की बिंदु P2-5 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बातें होगा, हम यहाँ से बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो A और ये B, तो इसमें वो P पॉइंट है, तो A जो बोला गया यहाँ पे वो है -3, माइनस नहीं है सिर्फ 5, ठीक है ना। और फिर बोला गया B जो दिख रहा है वो है 4,-9 दिया हुआ, और P भी दिया गया 2,-5, ठीक है। इसका अनुपात नहीं दिया हुआ, जब अनुपात अगर नहीं दिया जाएगा ना बच्चा, तो आप उसको K:1 में मान लेना, ठीक है ना, K अनुपात 1 में मान के चलना। बाकी बात यहाँ पे अगर हम लोग बात अगर चलाएं तो ये x1 है, ये y1, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, होगा ना। अब एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, अगर सेक्शन फॉर्मूला अगर x के लिए अगर लगाते हैं तो होता है mx2, m का मतलब यहाँ पे ये m ही ना होता है, m अनुपात अगर बात करें n की बात करते हैं तो x2 यहाँ पे -x1, तो x2 कितना हो जाएगा, सॉरी mx2, तो m की जगह हो जाएगा k mx2, तो x2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस फिर n के जगह पर आ जाएगा 1, फिर हो जाएगा mx2 और फिर हो जाएगा यहाँ पे n, ठीक है। तो n यहाँ पे हो जाएगा x1, तो यहाँ पे -3,
अब बाई में होता है आपका m प्लस n, तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 1। लेकिन इस x के जगह पे ये x और y की बात चल रहा है, तो x की जगह पे क्या बता रहा है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। क्रॉस गुना करते हैं यहाँ पे, तो 2k प्लस में यहाँ पे 2 बराबर में 4 और माइनस में 3, ठीक है। तो 2k यहाँ पे और ये प्लस माइनस यहाँ पे है, तो इसको 4 में से 3 गया तो बचेगा 1 और यहाँ बचा 2 और 2 में से यहाँ पे माइनस में चला जाएगा -2, ठीक है। यहाँ तो नेगेटिव आ जाएगा n, तो mx2 प्लस में यहाँ पे चलेगा nx1, ठीक है। तो x1 तो -3, ठीक तो है। तो यहाँ पे अगर बात करें बच्चा, तो 2k इक्वल्स टू आ जा रहा है -1, ठीक है, -1। तो k का वैल्यू आ जा रहा है -1/2, तो नेगेटिव में अनुपात तो बात होगा नहीं, तो आप यहां से इस तरफ आ जाओ। हम लोग क्या माने हैं k अनुपात 1, तो k के वैल्यू तो मान के चलते हैं यहाँ पे 1/2 के हिसाब से चलेगा, फिर 1/1 इसका हम लोग 2 ऐसे गुना कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और यहाँ पे 2, तो 1 अनुपात मेरा 2 आ रहा है। मान के चलिए फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला यहाँ पुट कर लेना, ठीक है। तो यही अनुपात आपको निकालने के बोला गया, लिखा है ना, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यही वाला आपको विभाजित कर। अगर एक निकालना x, y चाहो तो y के हिसाब से निकाल सकते हो, x फिलहाल एक क्यों, अगर k अनुपात 1 लेके चलोगे ना, तो एक क्यों निकालना पड़ता है, ये x वाला लेके बनाओ या तो y वाला, बात एक ही होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला अगर बात करें क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना, इतना ठीक है, ज्यादा है ना, चलो इतना भी इसको सॉल्व कर देते हैं। बोला गया यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यहां से देखो, क्वेश्चंस वैसे दिख रहा होगा बच्चा। बोला गया यहाँ पे दी गई आकृति में AP/PB दिया हुआ है, तो आकृति यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो AP अब बाय में PB, ठीक है ना, और इसके बाद AQ अब बाय में अगर बात करें तो QC है, इतना तो दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो ध्यान सुनो बच्चा, AP/PB और AQ/QC, इसका मतलब ये BPT के हिसाब से बराबर हुआ। अगर ये बराबर हुआ तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये PQ है ना, वो पैरेलल है, समानांतर है किसका, BC का। अब जैसे ये समानांतर अगर हुआ बच्चा, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल APQ जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल ABC का, ये होगा, इसके वजह से होगा क्योंकि ये समानांतर है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ तुमको पहले से क्या है, अब दिया हुआ पहले से है जो एंगल APQ जो है ना बराबर है एंगल ACB का, ये तो दिया हुआ है। अब जैसे अगर ये दिया हुआ ये इसके बराबर में है, ये मान के चलो पहला समीकरण हुआ और ये मान के चलो दूसरा समीकरण हुआ। जब ये दोनों को अगर कंपेयर अगर करते हो, AP के बराबर में ये हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये पैरेलल है। अच्छा ये पैरेलल अगर है तो ये एंगल और ये एंगल जो होगा ना, हम उसको बोल सकते हैं यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग्स, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्रॉसपॉन्डिंग से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इसको कह सकते हैं, बहुत अधिकतर बच्चे को इसका इंग्लिश से याद है, ठीक है ना। तो क्रॉसपॉन्डिंग से हम कह सकते हैं ये इसके बराबर में होता है, इसी वजह से इसको हमने लिखा है, जो कि इसके बराबर अगर माना जाता है तो जैसे यहाँ पे हुआ, तो इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABC जो होगा वो बराबर में एंगल ACB का होगा ना, मतलब ये जो B एंगल है वो C के बराबर हो जाए। अब जैसे एंगल B और एंगल C के बराबर हुआ तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर एंगल्स अगर दोनों का कोण अगर बराबर हुआ तो सामने वाला भुजा भी क्या होगा बच्चा, बराबर ही माना जाएगा, सामने वाला भुजा भी क्या माना जाएगा, बराबर ही, ठीक है बच्चों। बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा जो ABC इसके बराबर में ACB हो गया, ठीक है। अब हमने बताया आपको जब ये एंगल और ये एंगल मतलब ये कोण और ये कोण अगर बराबर होता है ना, तो आप सीधा सीधा लिख दो यहाँ पे, जब सामने वाला कोण, ठीक है ना, जब सामने वाला कोण बराबर होता है तो भुजा भी क्या होता है, तो भुजा भी बराबर होता है ना, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस प्रकार इसको इरेज करेंगे, इरेज हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हो ये AB बराबर में
क्या हो जाएगा AC। अच्छा होगा ना। जब यहाँ पे AB बराबर में AC हुआ तो आप लोग ने क्या सीख रखा है भैया, जो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है ना, अगर दो भुजा अगर बराबर हो जाता है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, देखो भैया थोड़ा सा PPT गड़बड़ हो गया, कभी छोटा कभी बड़ा हो जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे करके भी क्वेश्चंस को देख सकते हो, थोड़ा सा गलत तरीके से बन गया, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से है, बोला कि यहाँ पे त्रिभुज ABC में BC और पर AD लंब है तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ड्रॉ बनेगा इसका। तो यहाँ पे ऐसे बनाओ त्रिभुज, त्रिभुज बोला ABC तो ABC, अब इस पे बोला यहाँ पे D एक लंब है, ठीक है ना, D। तो यहाँ पे ये आपको सिद्ध करना है, दिख रहा है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है ना, आप अच्छे ढंग से इसको बना लेना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, तो सिद्ध करना है आपको ये। तो कैसे सिद्ध करना है भैया, तो यहाँ पे लिखिए, तो त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज कौन सी चीज में आइए, ADB में आइए, ठीक है ना। तो ADB में अगर आप देखिएगा, अगर ये 90 डिग्री हिसाब चल रहा है तो ये हाइपोटेनियस बनेगा ना, तो आप इसको ऐसे लिखो AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर, ऐसे बना दो। लेकिन हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, जो AB स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर, पाइथागोरस, याद रहे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, उसके हिसाब से, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दें, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा AD स्क्वायर, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो त्रिभुज, आप त्रिभुज आ जाओ ACB में, ठीक है, सॉरी ACD में। अब ACD में अगर आते हैं तो यहाँ भी यही रहेगा, जो AC आपका हाइपोटेनियस बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बेस है तो बनेगा यहाँ पे CD स्क्वायर प्लस बनेगा यहाँ पे AD स्क्वायर बनेगा बच्चों। अब यहाँ पे सिर्फ अगर AD के स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AD का स्क्वायर, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो देखो ध्यान से, ये D है, ठीक है ना, ये D है, AD है बोल रहा हूं। अब ये देखो, ये भी AD के स्क्वायर में है और यहाँ पे भी AD के स्क्वायर, मतलब दोनों बराबर है। तो फ्रॉम मतलब समीकरण पहला और दूसरा से अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण पहला और दूसरा, ठीक है ना, दूसरा से क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका CD स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे CD स्क्वायर प्लस में नहीं होगा, AB स्क्वायर माइनस BD हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो जाएगा। आई थिंक आपको यही प्रूफ करना था, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर है ना इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। मतलब आपको ये त्रिभुज का पाइथागोरस और ये त्रिभुज का पाइथागोरस निकाल देना है, दोनों को AD के बराबर रखना है। तो AD यहाँ पे देख रहे हो, ये भी AD के बराबर में है और ये भी AD के बराबर में, मतलब यही हुआ, ये इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, बात खत्म। तो वहां पे ऐसे लिख दो। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न की अगर बात करें भैया, क्या है, बोला यहाँ पे त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा केंद्रीय कोण 45 वाले है, तो आपको जिन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल निकालते भैया, ठीक है ना, तो क्या निकल का आएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर में होता है थीटा बाय 360 और पाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो थीटा के जगह पे कितना डिग्री की बात चल रहा है, 45 डिग्री, तो 45 बट्टा हो जाएगा 360, ठीक है। अब गुने पाई के वैल्यू 22/7 ले लो, और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर तो यहाँ पे रेडियस जो है, त्रिज्या कितना दिया हुआ, 28 दिया हुआ है, तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना होगा, इसको कटाने हैं, तो कटाने के लिए आप कैलकुलेटर यूज करो, फिलहाल तो मैं यहाँ पे यही यूज करने वाला हूँ, बाकी तो आप लोग डायरेक्ट कटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 360 को मैं 45 से अगर भाग देता हूं तो हो जाता है 8, ठीक है, टाइम भाई उतना नहीं ना। उसके बाद यहाँ पे 22/7 गुने 28 का अगर हम लोग यहाँ पे अगर कटा देते हैं तो 784, अब इसको आप लोग डिवाइड कर सकते हो 8×7=56 से, ठीक है। वैसे तो इसको साथ लेके चलेंगे, काट दिए हैं तो 14 आ गया है, 22 और 14 गुना कर लेते हैं, बाकी बात आप लोग अपने हिसाब से कटा लेना कितना हो रहा है। वैसे यहाँ पे 308 सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वर्ग में आ जाएगा आपका,
ठीक है बच्चों, तो आपको बस ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला अगर प्रश्न की अगर बात करें तो बोला कि एक घन का संपूर्ण, ठीक है, एक घन का बोला गया यहाँ पे संपूर्ण दिया गया है। तो देखो एक घन टोटल सरफेस दिया गया यहाँ पे क्यूब इस इतना, संपूर्ण की बात चल रहा है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण का होता है 6a² बट्टा में 726 कर लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला होता है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए अगर बोला जाए तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 6a² होता है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे a² हुआ तो 726 को अगर 6 से अगर भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 6 से भाग देंगे तो 9 6 है, सॉरी 9 6 है ना, 12 6 का 72, तो 12 6 1 21 इस तरीके से हो जाएगा। अब ए निकालेंगे, रूट कवर कर लेते हैं 121 का, तो साइड मतलब भुजा निकल का आ जाएगा 11। ठीक है, अब ये तो निकल गया। वॉल्यूम निकालने मतलब आयतन निकालना है, तो घन का अगर आयतन निकालते हैं, घन का आयतन, तो घन का जो आयतन होता है बच्चा वो होता है a क्यूब या भुजा क्यूब, ये कहते हैं भुजा क्यूब होता है। तो भुजा क्यूब भी लिखना है, तो भुजा क्यूब मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भुजा यहाँ पे कितना निकाले, 11। तो 11 का अगर क्यूब करते हैं तो होता है 13, कितना होता है 13 21, या 13 21 ही होना चाहिए, गुना करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, वैसे तो इतना ही होता है 13 ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 गुने अगर हम लोग कर लेते हैं 13 31 होता है, गलत लिखे हैं, ठीक है, कितना होता है 13 31, ठीक है, यहाँ पे क्यूब लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चीज है, क्यूब, मतलब सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर है, cm का पावर 3। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करना होगा, बिना फॉर्मूला का नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे बोला गया इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक बेलन खंबे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है तथा इसका आयतन भी दिया हुआ इतना, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना, पहले मुझे आर निकालना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, वैसे भाग भी देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये जो आयतन दिया गया आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन सीधा सीधा निकाल देते हैं। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन को हम लोग भाग दे देते हैं यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के हिसाब से, वैसे डायरेक्ट यहाँ पे दे रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे 924 बट्टा में यहाँ पे क्या दिख रहा है भैया, तो 264। लेकिन अब बताओ बेलन का जो आयतन होता है, ठीक है ना, बेलन मतलब सिलेंडरिकल की बात कर रहे हैं, तो πr² h के हिसाब से ऊपर में लिखना पड़ेगा πr² h, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, ये ना होता है। अब यहाँ पे 924 बट्टा में 264 ऐसे भी लिख दो। पाई से पाई कैंसिल कर लो, आर से एक आर यहाँ पे कैंसिल कर लो, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे आ जाएगा सीधी बात 924 है ना, 924 को अगर 264 के हिसाब से अगर भाग करते हैं 264 3.5 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बच्चों इसको अगर कटा देते हैं तो आ जा रहा है 3.5 आ जा रहा है, ठीक है। अब 3.2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो r जो होगा वो 7 होगा। 3.5 को अगर 2 से गुना करते हैं तो r जो होगा वो 7 सेंटीमीटर के निकल के आ जाएगा। मैं तो यहाँ पे सीधा ऐसे करके निकाल लिया। अब आगे क्या निकालने के लिए बोला गया, हाइट, r तो निकाल लिए। अब हाइट अगर निकालना है तो यहाँ पे ऐसे आ जाओ, सीधा इसी को निकाल दो ना, 2πr/h पे निकाल दो। तो यहाँ पे देख लो 2πr/h इक्वल्स टू जो है ना कितना 264 है, तो 2 पाई का वैल्यू चलो 3.17 ही ले लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं। r अभी त्रिज्या निकालना है 7 हो गया, और h निकालने हैं तो h ऐसे रह जाएगा 264, ठीक है। अब h इक्वल्स टू 264 को अगर हम भाग देते हैं यहाँ पे 2 गुने 3.14 के हिसाब से, तो 2 गुने 3.14 गुने में 7, तो 43.96 है। इसको अगर हम भाग देते हैं 264 भागा यहाँ पे 43 तो लगभग में हाइट जो है ना भैया यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। हाइट कितना आ जा रहा है बच्चा 6, आप लोग खुद से भी आगे निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मकसद यहाँ पे ये है जो क्वेश्चंस कोई भी जो दिख रहा है आपको वो कैसे बनेगा,
ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। ये वाली क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको ऐसे डिवाइड करके ही बना सकते हो या अलग अलग ही बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बोला कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का रानी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगा। जैसे देखो बच्चा, यहाँ पे अगर हम लोग क्वीन अगर निकालते हैं रेड के हिसाब से, एक तो डायमंड में होगा, ठीक है ना, ठीक है, डायमंड वाले में होता है, एक हार्ट वाले में होता है ना। एक जैसे डायमंड की अगर बात करें तो आप लोग हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एक डायमंड में एक क्वीन होता है ना। और उसके बाद एक हॉट में अगर बात करें, ये सब रेड कार्ड में, ठीक है ना, इसको हम लोग ललका कार्ड बोलते हैं, लाल वाला पत्ता, ठीक है, ये लाल पत्ता में आता है ना। सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना, अच्छे से स्टेटमेंट के साथ लिखना। यहाँ भी आपका जो है एक क्वीन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो निकालना है वो रेड कार्ड का क्वीन का निकालना है ना। ऐसे करके लिखो तो कितना हो जाएगा, कुल क्वीन फेवर जो करेगा वो 2 को है, और टोटल जो पत्ता होता है ताश में, सॉरी कार्ड में, कितना होता है 52। तो यहाँ पे 52 लिख लो, इसको कटा दो तो हो जाएगा 26। मतलब इसका आंसर क्या होगा बच्चा, 1/26 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। बाकी बात HERT हार्ट में हर्ट लिख दे, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है बच्चा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे करके बातें लिखना। ये क्वीन है, ठीक है ना, 2 होता है, बात समझ में आ रहा है ना। एगो होता है डायमंड में क्वीन और दूसरा होता है हार्ट में, इसी वजह से यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला बोला कि निम्न वितरण में से माध्यिका की गणना करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको कैसे बनाओगे, तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ऐसे करके इसको बोलते हैं हम लोग CF। तो ये आपका है F और ये आपका है ये C मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है ना, ऐसे करके इसी को बना देते हैं। तो CF कैसे बनेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 और 15 कितना हो जाएगा बच्चा 20। फिर यहाँ पे 20 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 50 और 8 कितना हो जाएगा 58, और 58 और 2 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जब जोड़ेंगे तो एनबी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इसका जो टोटल होगा, समेशन अगर करते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो वो भी हो जाएगा 60 होगा ना। ये तो 2 मार्क्स लिखा हुआ ये 60 ही हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको अगर हम लोग ऐसे करते हैं, n/2 करते हैं, n/2 करना पड़ता है, याद होगा। तो 60 को अगर आप 2 से भाग देते तो कितना हो जाएगा 30। अब 30 CF में से ढूंढना पड़ता है, तो 30 किस में आएगा, 30 इसमें आएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा टारगेट। तो मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए बच्चा, आपको यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए ध्यान देना पड़ेगा इसका फॉर्मूला पे, जो लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस CF बट्टे में F अगुने में H होता है ना। तो लोअर लिमिट जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 20 होगा, और प्लस में n/2, तो n/2 कितना निकाले 30 निकाले हैं, तो यहाँ पे 30 रख दो, और माइनस CF, जो CF है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो निकाला है 50, सेलेक्ट जो किए यहाँ से, क्योंकि 30 आया, 30 किस में आएगा 20 में तो आएगा नहीं, 30 50 में आएगा, इसीलिए इसको सेलेक्ट किए। लेकिन हम लोग ये लेना नहीं पड़ता है, CF ये माना जाता है 20 को, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाला माना जाता है, इसी वजह से यहाँ पे CF की जगह हो जाएगा 20, और फ्रीक्वेंसी जो भैया इसी का, ये फ्रीक्वेंसी है कितना है 30, तो यहाँ हो जाएगा 30। और क्लास साइज H का मतलब क्या होता है, क्लास साइज 20 से 30 हुआ, कितना हुआ 10 का अंतर हुआ ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो आप इसको यहाँ पे वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, चलो ठीक है, ये तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इसको रफली निकाल देते हैं जो कैसे इसका होगा। देखो यहाँ पे 20 तो 20 रहबे करेगा, 20 रहेगा ना, 30 में से 20 ज्ञात हो जाएगा 10, तो 10 ऊपर रखो, 30 नीचे रखो, अगुने में हो जाएगा 10। तो इसको इस 0 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 10/3 हो गया, मतलब 23.33 आंसर आ जाएगा, 23.33 समथिंग, ऐसे करके आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा जो कैसे निकाला जाता है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, बस यहाँ पे मैं समझाने का बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं, बार बार इसीलिए देखना पड़ता है क्योंकि पीपीटी थोड़ा गड़बड़ हो गया, सही से दिखाई दे रहा है या कि नहीं, लेकिन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पे अगर आते हैं तो बोला गया यहाँ पे आपको माध्य निकालना है, ठीक है ना। तो माध्य अगर निकालना है तो इसी पे आपको मैं बना के दिखा देता हूँ माध्य कैसे निकालना है। इसको 3 मेथड है, तीनों मेथड से बना सकते हो, लेकिन इसको हम सीधा डायरेक्ट मेथड से बना देते हैं। इसके लिए देखो ये आपका है F, ठीक है ना, ये आपका क्या है
सी है क्यूमुलेटिव वर्ग अंतराल। अब यहाँ पे मैं निकालने वाला हूँ एक्स। एक्स का मतलब जो हम लोग कहते हैं ना, अगर बात करें मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है ना, क्लास मार्क निकालते हैं इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे 0 और 2 को अगर जोड़ लेते हैं तो x2 प्लस अगर मान लेते हैं लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय 2, यही ना होता है x निकालने का। तो इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, 4 2 6 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से हो जाएगा 3, 6 4 10 हुआ, 10 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5, 8 6 14 हुआ, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, 10 8 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 और 10 और 12 यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 22, 22 को 11। ठीक है, ऐसे करके आपने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बच्चा एफ एक्स। क्या निकालेंगे? एफ एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एफ है और ये एक्स। तो एफ इंटू एक्स करेंगे, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 को 5 से करेंगे 7 5 35 हो जाएगा, 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 11 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब इसको करना होता है, जोड़ना होता है। तो यहाँ पे जोड़ते वक्त ऐसे करके लिखना है सिग्मा, सिग्मा या समेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना है? समेशन एफ एक्स, समेशन भैया सही से लिखा जाए, समेशन एफ एक्स मतलब इसको जोड़ना है। इसको अब जोड़ना पड़ेगा, इसको 1 6 7 7 5 12 12 और यहाँ पे 35 अगर जोड़ देते हैं तो 5 2 7 3 1 4 47 हो जाएगा, 54 जोड़ देते 7 6 11 5 4 9 1 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 101 में अगर मैं 55 को अगर जोड़ लूँ तो यहाँ पे 156 हो जाएगा, 156 होगा। ये तो ऐसी ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं। तो 6 1 7 5 12 12 जोड़ दिए यहाँ 35 में 47 हो गया, 47 7 4 11 1 5 9 तो 9 1 हो जाएगा 10, इसमें 5 और जोड़ दिए तो हो जाएगा यहाँ पे 56। तो यहाँ पे समेशन अगर बात करें एफ एक्स का हो जा रहा है 156, ये तो आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद बच्चा यहाँ पे 156 ये हुआ, आपको क्या करना होगा, अब फ्रीक्वेंसी जो दिया गया इसको भी जोड़ना है। तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 और 11 हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ पे आपका समेशन जो है फ्रीक्वेंसी का बारंबारता का वो कितना निकाले थे 36 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से अगर निकाल रहे हैं तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा। फिलहाल यहाँ पे समेशन पढ़ना पड़ेगा एफ एक्स, अब बाय में हो जाएगा समेशन एफ, यही वाले फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड से हम लोग बना रहे हैं तो इसका जोड़ निकालना है 156 हुआ ना, और यहाँ पे 36 हुआ। तब 156 को 36 से हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा भाग, बाकी बात जोड़ घटा में अगर गलती हुआ बच्चा तो आपका गलती है। 156 भागा यहाँ पे हो जाएगा 36, ठीक है, तो लगभग में 4.33 आ रहा है मध्य। ठीक है, एक बार जोड़ ही लेते कितना है 7 5 12, ठीक है 12 अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 35 अब प्लस में हो जाएगा 54 अब प्लस में हो जाएगा 55, ठीक है, तो 156 आ रहा है, अब भागा यहाँ पे 36, ठीक है, तो 4.33 आ रहा है। इसको कटाने के बाद तो 4.33 यहाँ पे ऐसे करके लिख देना। बाकी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है, ये है पहले इसका एक्स निकालना पड़ता है कि नहीं है। तो ये लोअर लिमिट होता है, निम्न सीमा उच्च सीमा, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना जो मध्य बिंदु है एक्स है वो निकल के आ जाता है। फिर यहाँ पे एफ एक्स इसको गुना करना पड़ता है, ऐसे कर 3 दूना 6 हो गया, 5 1 5 7 5 35 9 6 है 54 11 25 55, और फिर इसको ये जितना भी दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके इस सबको हमने जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पे इसको जोड़ दिया जाता है, तो इसको जोड़ दिया गया है, इसको जोड़ के ऊपर लिख देते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये है ना, उल्टा तो जोड़ नहीं दिए हैं, जोड़ तो उल्टा नहीं दी भैया, हमको लग रहा है उल्टा ही जोड़ दिए, गलत हो गया, ठीक है ना। मैंने इसको जोड़ दिया है, तो थोड़ा सा ये आपका जो है ना एक्स है और हम यहाँ पे आपका दिया गया एफ, ठीक है, आप सही सोच रहे थे। तो देखो कितना होगा, तो 2 1 3 1 4 और 4 5 9 और 9 और 6 हो जाएगा कितना 15 5 20, ये 20 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको 20 से भाग देना पड़ेगा। तो 156 ना था, देखो दोनों चीज गलत हो गया यहाँ पे, 156 की जगह 154 लिख लिए थे, 156 और बट्टे में हो जाएगा 20। तो बच्चों गलतियां तो इंसान से ही होता है, बाकी बात ये गलती नहीं महाबवंडर हो गया, 7.8 निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का बार यहाँ पे मीन होता है 7.8 इसका आंसर होगा, आपका आंसर सही जा रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि केंद्र वाले वृत्त का बाय बिंदु T से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TA और TB खींची गई तो सिद्ध करें कि TA बराबर में TB होगा। गुड क्वेश्चंस। अब इस गुड क्वेश्चंस का आंसर कैसे मिलना चाहिए, तो इधर से बनाते हैं, नहीं इधर से बना देते हैं। जैसे देखो एगो तो यहाँ पे वृत्त बनाओ, ठीक है, इसको ऐसे खींच के लेके चलो, इसको ऐसे खींच के लेके चलो, ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट दो, ऐसे इसको जोड़ दो, ये 90 डिग्री होता है पता ही है, इसको O बना दो, इसमें कंस्ट्रक्शंस कर दो ऐसे करके डॉट 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 से। अब देखना पड़ेगा मुझे क्या प्रूफ करना है, TA बराबर में TB, मतलब यहाँ पे ये T है, ठीक है ना, अब यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ऐसे आपको फिगर बनाना है। बाकी बात यहाँ पे आपको ये TA बराबर में TB प्रूफ करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आओ, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, तो आप आ जाओ AOT में, ठीक है, तो त्रिभुज अगर AOT और यहाँ पे त्रिभुज अगर बात करें तो BOT में, ठीक है, ऐसे इसको हम लोग कुछ है ना जो सिमिलर होता है, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस होता है, उसको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखाओ एंगल A जो होगा वो बराबर में एंगल B होगा 90 डिग्री की वजह से, ठीक है। दूसरी बात OT बराबर में OT हो जाएगा ये सामान्य, ठीक है, मतलब कॉमन है। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज अगर बात करें बच्चा तो OB बराबर में यहाँ पे OA हो जाएगा, ठीक है, ये त्रिज्या की वजह से हो जाएगा ना, त्रिज्या की वजह से ये बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज यहाँ पे आपका AOT कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे त्रिभुज किसका, तो BOT का, इसमें बाय लगा देना RHS के द्वारा हुआ है, RHS राइट हाइपोटेनियस साइड से हमने इस त्रिभुज को क्या किया, पूरे तरीके से प्रूफ कर दिया, ठीक है, सिद्ध कर दिया। अब जैसे ये सिद्ध हुआ तो बाकी बात क्या बच गया, AT और BT, इसको आप क्या करो बच्चा, सीधा सीधा यहाँ पे AT या TA जो भी लिखा हुआ है, TA बराबर में TB, इसको लिखना पड़ता है क्या चीज से, तो CPCT के द्वारा इसको आपने दिखा दिया। कोई दिक्कत है, दिख रहा है ना आपको, CPCT के द्वारा इसको आप दिखा सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो ये भी समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ बोला गया है, जो क्या बोला, अंग्रेजी के वर्णमाला का एक अक्षर जो यदृच्छा चुना जाता है तो इसके व्यंजन अक्षर की होने वाली प्रक्रिया ज्ञात करें। A letter of English alphabet is chosen at random and find the probability that letter is a constant। यहाँ पे वॉवेल्स की बात नहीं कर रहे, कांस्टेंट तो वैसे पता होना चाहिए सीधा। अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर मान लीजिए कांस्टेंट की अगर बातें चल रहा है, ठीक है, हिंदी में यहाँ व्यंजन अक्षर का, तो सीधी बात है टोटल कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। तो 5 इसमें निकाल दो तो 21 की बातें आप यहाँ पे कर सकते हो। 5 को निकालना पड़ेगा ना, जो वॉवेल्स होते हैं A I U उसको हटा दो, ठीक है ना। अब बाकी बात जो बचेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो सीधी बात है 21/26 करके प्रोबेबिलिटी लिख दो, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होने वाला है तो सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो। चलो ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बोला गया सिद्ध करना है आपको। देखो ये तो बहुत सिंपल सा सिद्ध करने के लिए आप हो सकता है। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, tan A, तो चलो tan यहीं पे सिद्ध कर देते हैं। तो tan 1 डिग्री है। अच्छा, इस 1 डिग्री को आपको मैच करना पड़ेगा बीच में। अगर हम मान लीजिए सबको अगर डिवाइड कर देते हैं, tan 1 है, इसको अगर चेंज करते हैं तो इसके हिसाब देखो tan 89 लिखा हुआ है, तो इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फिर tan 2 डिग्री है तो मतलब क्या होगा, 88 डिग्री होगा। तो यहाँ पे tan 1 डिग्री है, इसको अगर मैं सीधा सीधा ध्यान देना है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूं cot, ठीक है ना। अब tan का क्या होता है tan का होगा cot ही होगा, तो cot 89 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे लिखा हुआ tan 2 डिग्री, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं cot का 88 डिग्री, चलो, इनटू tan 3 डिग्री, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं आपका cot, अरे भैया cot का 87 डिग्री, ऐसे करके लिख दिए। डॉट डॉट तो चल रहा है यहाँ पे बच्चा, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कहीं न कहीं इस बीच में आपका tan की अगर बातें करें तो tan 45 डिग्री भी आएगा ना। तो अगर आता है और इस तरीके से अगर चलते जा रहा है, ठीक है ना, और हम लोग इसको कटाते जा रहे हैं किसके हिसाब से, यहाँ पे
तो आपका आंसर्स की अगर बातें करें तो कितना आ जाना चाहिए, 89 तक बोला गया, 90 डिग्री नहीं 89 तक चलना है। मतलब यहां तक तो ठीक है। अब उल्टा सोचो, ऐसे करके जा रहा है जैसे 1 2 3, अब इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा tan 45 डिग्री। लेकिन हम ये क्या कहना चाहते हैं, ध्यान सुनो, जैसे cot 89 डिग्री है, अब यहाँ पे cot अगर 89 डिग्री की बातें चल रहा है और यहाँ भी इस तरफ से भी 89 डिग्री है, इधर भी 89 डिग्री की बातें चल रहा है, लेकिन क्या चीज का, tan 89 डिग्री का चल रहा है। अभी tan 89 और यहाँ पे cot 89, अगर इसका tan का अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या बनेगा, 1/tan 89 डिग्री बनेगा। अब ऐसे करके अगर हम लोग सबको रेसिप्रोकल करते हुए चले जाए, ठीक है ना, सबको अगर यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल करते हुए अगर चले जाते हैं बच्चा, तो हर एक मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे tan हो जाएगा 89 डिग्री, इंटू हो जाएगा यहाँ पे tan की अगर बात करें 88 डिग्री, इंटू हो जाएगा tan की अगर बात करें 87 डिग्री। अब इस सबको कटा दो, ठीक है ना, इसको इससे कटा दो, इसको जो है उससे कटा दो, इसको इससे कटा दो, सब कटने के बाद कितना आएगा, एक। अब एक तो एवे करेगा गुन्ने, जो कि हम लोग को मालूम होना चाहिए, जो tan बीच में 45 डिग्री एवे करेगा, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये 1 के बराबर में चल ही जाएगा, तो 1 बराबर 1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ध्यान दे, वो जो 45 डिग्री लिखे हैं आपको ऐसे करके चलना होगा, 1 है 2 है 3 है, तो बीच में डॉट डॉट करके आपको tan 45 लिख देना है, और इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो 1 ही निकल जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये 1 ही आएगा, ऐसे करके भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ तो भैया वैल्यू को पुट करने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं 4, आप लोग इसको खुद से ही बना सकते हो। अगर साइन अगर मान लेते हैं 60 डिग्री की बात करते हैं, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे लगा दो √3/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस अगर 60 की बात करते हैं तो कॉस आपका 60 डिग्री का वैल्यू जो है भैया 1 बाई कितना हो जाता है 2, तो यहाँ पे 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर, ऐसे कर लो, बाय यहाँ पे tan 45 डिग्री अभी बात किए थे 1 का स्क्वायर, माइनस cos 90 की अगर बात करते हैं तो cos 90 की वैल्यू होता है 0, और sin 90 की अगर बात करें बच्चा तो हो जाता है 1, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशंस की अगर बात करें तो हो जाएगा 3/2 दूना 4, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3/4 होगा ना, प्लस 1/4 ऐसे हो जाएगा, नीचे में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -1, अरे भैया 0 + 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये तो गड़बड़ घोटाला भैया, तो यहाँ पे ये 0 हो जा रहा है, यही ना, प्लस से ना 90 है, प्लस 90 करेंगे तो 1 हो जा रहा है, cos स्क्वायर 0 करते उतना ही हो जाएगा। tan 45 की अगर बातें करें तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 0 + 0 1 हो गया 0, अब 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, आप 0 से अगर करते हैं तो आ जाएगा सीधा नॉट डिफाइन इसका आंसर। आप लोग बताओ, आप लोग बताना इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना, फिलहाल तो मेरा नॉट डिफाइन में चला गया। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो बोला कि यहाँ पे cosec a बराबर में 4/3, इसका आंसर तो मैंने दिया है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे 3 cot a = लिखा है 4, इसको आप कैसे लिख सकते हो, cot a बराबर में 4/3 लिख सकते हो। अब यहाँ पे cot की अगर बात करें तो cot जो कि होता है tan p/b, तो यहाँ पे बनेगा p/b नहीं बनाएंगे, b/p बनाएंगे, सॉरी, तो यहाँ पे cot a की अगर बात करें जो कि 4/3 दिया गया, तो यहाँ हो जाएगा b/p, मतलब बेस और इस तरीके से परपेंडिकुलर है। अब आपको यहाँ पे निकालना है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगाने पड़ेंगे। तो बेस दिया गया यहाँ पे कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर बनेगा 16, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, और स्क्वायर रूट यहाँ पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 16 9 25, 25 का अगर स्क्वायर रूट अगर करते हैं तो हो जाएगा आपका कितना 5, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हो जाएगा 5, ठीक है, एस तो निकाल दिए। अब यहाँ पे 2 cos का क्या होता है b/h, बेस तो यहाँ पे हो जाएगा भैया कितना 4, ठीक है, और b/h मैंने निकाला है 5, प्लस साइन का होता है p/h, तो p हो जाएगा 3, h हो जाएगा 5, बट्टे में यहाँ पे 4, अब cos a सब a p बना रहा है, तो cos तो cos का होता है b/h, तो b/h, तो b कितना हो गया, b हो गया 4 और h हो गया 5, सेम है यहाँ पे,
माइनस यहाँ भी सेम ही होगा 3/5, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, 4 दूना 8/5 करना पड़ेगा, माइनस नहीं प्लस है 3/5 हो जाएगा, और 4 चौका 16, 4 चौका 16 बट्टे में हो जाएगा 5, माइनस हो जाएगा 3/5। चलो ठीक है, 5 5 का यहाँ पे एलसीएम निकल कर आ जाएगा, 5 होगा 8 3 11, 11 बाई हो जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 16 में से 3 गया तो हो जाएगा 13, 3 3 से यहाँ पे कट गया। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 11/5 को भाग देंगे तो गुना हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 11/13 आ जाएगा, 11/13। बाकी आप लोग का आंसर क्या है आप मुझे कमेंट में यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो ठीक है बच्चा, ये बन गया। इसके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, वैल्यू आपको पुट करने के लिए आने चाहिए, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लगता है सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है बच्चों, तो मैंने जो भी क्वेश्चंस बताया यहाँ पे आपको, इसका आंसर अपने तरीके से आप बना सकते हो, वैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाने की बात करा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।